नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। विजय पथ में सभी पूर्व सैनिकों का एक बार फिर से स्वागत। तो एमओडी का जवाब आपने देख लिया होगा कि क्या जवाब है। इससे पहले पीसीडीए ने कुछ लोगों को जवाब दिया था, तो इसलिए कहा जाता है, आपने महाभारत के युद्ध का सुना होगा, 100 भाई कौरव और उनकी बहुत सारी सेना हार गई थी क्योंकि उनके पांडवों के तर्कस में रखे तीरों का जवाब नहीं था उनके पास, इसलिए युद्ध हार गए। इसलिए साथ हमेशा उसका दे जिसके तर्कस में ब्रह्मास्त्र हो, जिसकी काट गवर्नमेंट के पास ना हो। अन्यथा आप जंतर मंतर पर 1 साल बैठना, 5 साल बैठना, कोई विद्यार्थी हाई स्कूल में 10 साल तक बैठा रहे और हर परीक्षा में फेल हो तो उसे आप उत्तम विद्यार्थी मानोगे कि ये 10 साल से पढ़ाई ही कर रहा है, ऊपर क्यों नहीं गया हो। इसलिए इस प्रकार के जवाब मिलते हैं क्योंकि आपके प्रश्न, आपका ज्ञान ही वैसा है। इसीलिए मैं भी उन सैन्य संगठनों को ही रिकमेंड करता हूं, हमें किसी ने खरीद नहीं रखा। वॉइस ऑफ एक्समैन, गौरव सेनानी उत्तराखंड, जिन लोगों के पास थोड़ा सा तर्क है उनका साथ दें और इस लड़ाई को सफल बनाएं। अन्यथा दल तोड़ने के लिए आप दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं लोगों को, फायदा क्या हुआ। ये जवाब है, एक एक करके पढ़ के सुनाते हैं। 20 तारीख का ये लेटर है। सेना भवन ने 13 प्रश्नों का जो उत्तर दिया है। पहला आपका ब्रह्मास्त्र जो समझते थे जैसा आप प्रश्न कि जवान जीसीओ को 2.57 और ऑफिसर्स को 2.81 का फैक्टर दिया, ये कोई विसंगति नहीं है। ये एज पर ड्यूटी चार्टर कौन किस सिविल काउंटर पार्ट के बराबर आता है उस हिसाब से फैक्टर दिया गया। 2 टूक जवाब। अब यदि आपने इसकी जगह मांगा होता कि जिस प्रकार से आप कहते हैं कि 7th CPC एक फेयर कंपैरिजन विथ सिविल काउंटर पार्ट एंड कॉम्पैक्ट पे स्केल है, आगे जाकर के उसके फोटो भी लगा दूंगा मैं, तो उस हिसाब से सिपाही का ग्रेड क्या होना चाहिए, नॉन स्किल होना चाहिए 1947 पोस्ट वार पे कमीशन और रघुरामैया कमीशन और 3rd CPC की तरह, या 4th CPC जो कहती है कि किसी से कंपेयर ना करें, स्पेशल स्टेटस है, तब जाके आप उसको सेमी स्किल पर लाते हैं। सेमी स्किल से 6th CPC उसको स्किल मानती है, इसलिए 2000 का ग्रेड देती है। लेकिन हमारी डिमांड फुल्ली स्किल्ड एम्प्लॉयर की थी जिसका लेवल कम से कम 4 है, जो कि फोटो लगा के दे रहा हूं 6 और 7 CPC के हवाले, जिसमें 6 to 23 6 CPC सॉरी 7 CPC और 6 CPC का है 3827 संदर्भ संख्या सहित देखें और मनन करें, क्योंकि होना ये चाहिए था। जो लोअर ग्रेड हुई उसका कारण है जेड को वाई में रिमेस्ट कर दिया गया 6th CPC में, और एक्स को उसके बदले 1400 एक्स ग्रुप पे मिल गई। तो बीच में जिसकी संख्या सेना में सबसे ज़्यादा थी 96%, थल सेना की बात कर रहा हूँ, एयरफोर्स में कुछ ज़्यादा हैं और नेवी में, तो उसको क्या मिला, वो वहीं का वहीं नहीं रह गया, इसलिए उसका औसतन ऊपर नहीं गया है, जिसका लॉस सभी को हुआ क्योंकि आगे जाके ग्रेड सबका बराबर हो गया। जिनको एक्स ग्रुप फैक्टर अलग सा दिया था 3600 फिर 6200, उनको वो भी नहीं मिला। तो मांगना ये चाहिए था काउंटर पार्ट्स। जब अब नंबर 1 बात हो गई साहब कि आपने क्या मानते हैं, आप सैनिक को किसके बराबर मानते हैं, मांगना ये था ना कि फैक्टर मांगना था कि अपग्रेडेशन चाहिए हमको। अगर वो कहते हैं पॉलिसी मैटर है तो पॉलिसी मैटर रेलवे ने दबाव बना के रखा हुआ है। 1 जनवरी 2024 से पॉलिसी मैटर भी सॉल्व हो जाता, जिसमें 2004 में हुआ। एसओ साहब अपग्रेड नहीं हुए क्या उस टाइम पर? तब क्या 6th CPC खुल गई थी? नहीं थी ना, तो 6th CPC तो बाद में आई है। हाँ तो ओके, अब आगे की बात करते हैं। दूसरा, इसमें हम लोगों को क्या काउंटर पार्ट के साथ फियर किया गया? नहीं किया गया। आप 25 जुलाई 2016 संकल्प पत्र 1/2/2006 1/1/2013 E3 के अपेंडिक्स 3 अनुबंध 3 में देखिए, जहां पर बहुत सारे रैंक 1900 के ग्रेड में, 2000 के ग्रेड में थे, 2400 2800 ऐसे ग्रेडों में, 4200 वाले 48, इस प्रकार के अपग्रेडेशन हुआ। तो सेना का जेसीओ जवान का कोई भी पद अपग्रेड क्यों नहीं किया गया? ये एनोमली थी, है, रहेगी। हमें क्यों नहीं अपग्रेड किया गया? तो बताइए हम किसके बराबर पर आते हैं? वो भी मैंने फोटो सहित, संदर्भ सहित आप लोगों को पेश कर रखा है, जो मांगना हमने चाहिए था। इन सब के लिए आपने ब्रह्मास्त्र क्या खेला? एजुकेशन। 7th CPC 2016 में बोलती है 6274 6274 के संदर्भ में कि
सेना का जवान वाई ग्रुप वाला 8th पास होता है और एक्स ग्रुप वाला सेना में हाई स्कूल होता है। ये ज्वाइंट सर्विस मेमोरेंडम की रिपोर्ट है। क्या ये सही है? हाई स्कूल भी होगा तो 50% नंबर चाहिए साहब, हर सब्जेक्ट में 45% से ऊपर नंबर चाहिए, तब जा करके उसको लिया जाता है। ये भी गलत था, क्योंकि आप एजुकेशन के 30% देते हैं, प्रोफेशनल ड्यूटी के 40, दोनों मिलके होता है 70%, 10% आप वर्किंग कंडीशन देते हैं 80, 10% आप देते हैं स्किल और 10% देते हैं आप लीडरशिप, तब होता है 100%। उस हिसाब से आपने उसका ग्रेड तय किया हुआ है। यदि एजुकेशन उसकी इंटर मान लेते तो क्या हो जाता? जब एक अधिकारी इंटरमीडिएट एनडीए में जाता है, जेएनयू की डिग्री से उसको ग्रेजुएट डिग्री दी जाती है, तो 1 साल जवान जो ट्रेनिंग करता है 3rd MR पास करके सेंटर सही आता है, स्किल लेके आता है, यदि वो हाई स्कूल था भी, तो सारे रेजिमेंट सेंटर किसी न किसी राजकीय विद्यालयों से एफिलेटेड क्यों नहीं है? ताकि उनको भी इंटरमीडिएट की डिग्री दी जाती, जैसा आप अभी अग्निवीर के संबंध में कह रहे हैं। तो ये था साहब, हवलदार को क्राफ्ट्समैन से नीचे रखा गया। 6th CPC में इकट्ठे थे, 7th CPC में हवलदार जी वहीं छोड़ के क्राफ्ट्समैन 4200 पे नहीं आ गया नायब सूबेदार के साथ। संदर्भ वो भी देखें, वो भी आपको पेज लगा के देंगे। ये थी बात जो कि 2.81 2.57 का उन्होंने करेक्ट मारा आपके मुंह पर, आपने मांगा ये गलत है, वो नहीं थी। अपग्रेडेशन क्यों नहीं किया गया? हमारा अपग्रेडेशन ही नहीं तो वेतन कैसे बढ़ेगा, बेसिक कैसे बढ़ेगा, फैक्टर कैसे बढ़ेगा हमारा, हम एवरेज कैसे हो जाएंगे? अब जेसीओ के मामले में 1951 का कागज़ दिखाता हूँ। उस ज़माने में टाइपिंग होती थी, आजकल के जैसे कंप्यूटर लेटर नहीं है, वो पुराने पेज हैं। जेसीओ उस टाइम पर वारंट ऑफिसर, मास्टर वारंट ऑफिसर का जिक्र किया कि वो भी क्लास 1 है। धीरे धीरे 1967 के दौर में क्लास 2 गजेटेड हो गए, और अब नॉन गजेटेड जो हो गए। जो पुराना कागज है वो है पेज नंबर 8, उसका संदर्भ नहीं दे रखा, उसमें 2 और 3 संख्या दे रखी है, उसे देखें। 6 CPC पार्ट 2 सेक्शन 3 का 1 देखिए, जिस और 5th CPC का एक नंबर वो दे रहा हूँ मैं, 5th to 6, 6 to 7 कैसे कैलकुलेट किया गया, और 7th CPC का देखिए, और संदर्भ संख्या 6 CPC जहाँ पर यह कहा गया है कि ऑल ये नॉन गजेटेड पद हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेज के पुलिस के इक्वल हैं। 7/1935 पेज नंबर 459 459 नंबर पेज पर देखें, पेज लगाकर दे रहा हूँ। क्या जेसीओ नॉन गजेटेड है? तो उसके लिए भी 6 CPC ने कहा है कि जो स्पेशल राष्ट्रपति स्टेटस हैं वो 7450 से लेकर 11500 के दायरे में और 12000 लास्ट वेतन के दायरे में आते हैं, जिनका ग्रेड 4800 है। उसके काउंटर पार्ट्स कौन कौन हैं? पेज नंबर 161 डिफेंस सेक्रेटरीट का देखिए, नॉन सेक्रेटरीट का देखिए, और फिर उसके बाद आप टीचर्स का देखिए कि एक प्राइमरी टीचर्स ग्रेड 3 हवलदार जी के बराबर होता है, तो उसका ग्रेड क्या है? 4200 से कम नहीं है, 4600 से कम नहीं है। एक हाई स्कूल का हेडमास्टर भी गजेटेड होता है, इक्विवेलेंट टू सेना के जेसीओज, इक्विवेलेंट टू सब डिविजनल ऑफिसर, इक्विवेलेंट टू ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ कहते हैं जिसे, इक्विवेलेंट टू सर्किल इंस्पेक्टर, जो एक ग्रेड के काउंटर पार्ट वो हैं। तो फेयर कहाँ से हुआ? उन सबका ग्रेड 4800 नहीं है, सबकी शुरुआती वेतन 47600 नहीं है। नायब सूबेदार साहब 35400 क्यों है? इसीलिए तो उसको 7th ये सेकंड ORP में कुछ भी नहीं मिला, -150 गया है। वो सारे संदर्भ इसमें दिए हैं, सारे काउंटर पार्ट्स का लिखा है शामिल स्कूल टीचर। तो इनके सारे संदर्भ दिए, जैसे नॉन फील्ड ऑफिसर का है 3/1/14 163 पेज, और काउंटर पार्ट 3/1/12 161 डिफेंस सेक्रेटरीट का, वो भी दे रखा है। एसओ साहब इक्विवेलेंट टू नायब सूबेदार, लेकिन एसओ साहब 4800 के ग्रेड में, नायब सूबेदार साहब 4200 के ग्रेड में, ये कहना चाह रहा हूँ। स्कूल टीचर का भी उसमें हवाला दे रखा है। उसके बाद PMR की बात आप कर रहे हैं कि चलो हमने लेटर निकाल दिया था, लेकिन 17 और 14 के बीच भी तो PMR लोग हैं, वो प्रीमेट और रिटायरमेंटों को क्या आप बेनिफिट देंगे? लड़ाई इनकी भी जारी रहेगी, क्योंकि मिनिमम सर्विस सेना की 15 साल है और उसे वो पार कर चुके होते हैं। और बहुत सारी सुविधा आप SS को भी देते, जो मात्र 14 ही साल करते हैं, उनको आप तीसरा टाइम स्केल प्रमोशन दे के पेमेंट 4 में ले जा करके ही सेना से रिटायर, जबकि उनके पास ऑप्शन है कि वो नौकरी करें, लेकिन वो नहीं करते हैं। अन्य और सारी सुविधाएँ हैं। और हमारे PMR को आप कहते हैं कि इनको कोई ORP
नहीं मिलेगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 3 एमएसपी इक्वल करने की। एमएसपी 6 सीपीसी का संदर्भ 2312 में स्पेशल एलिमेंट्स फॉर डिफेंस पर्सनल फॉर सिमिलर फॉर ऑल डिफेंस पर्सनल, लेकिन जब सिमिलर है तो बराबर क्यों नहीं है? आगे जाकर आप कहते हैं कि वो रैंक पे बेसिस है। सर आपका डिस्टर्बेंस अलाउंस 1973 से मिल रहा है आपको, फिर चौथे पे कमीशन से आप रैंक पे भी ले रहे हैं, रैंक पे बेसिक में मर्ज होगी, डिस्टर्बेंस अलाउंसेस के बदले चलिए कि मिलिट्री सर्विस पे होगी। हमें क्या मिला था? कम से कम एक चीज़ तो इक्वल होती है। कई चीज़ें समान है फौज में, जैसे इक्विपमेंट एक समान है, हथियार एक समान है, बेसिक ट्रेनिंग एक समान है, मौसम की मार एक समान है। आप लड़ाई की प्लानिंग करते हैं, आपकी लीडरशिप ऊपर है, आप सेना को कंट्रोल करते हैं, तो उसके बदले ग्रेड नहीं दे दिया आपको। ये ग्रेड से संबंध का कोई है ही नहीं। स्पेशल फैक्टर का मतलब पे से अतिरिक्त फैक्टर है वो, तो क्या वो बराबर नहीं होना चाहिए? सेवंथ सीपीसी का संदर्भ इसी का स्पेशल इंजॉइंग एज ओवर सिविलियन स्पेशल एलिमेंट, कि आपकी बेसिक जिस काउंटर पार्ट के साथ शुरू हो रही है उससे अलावा आपको मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है ताकि डिफेंस पर्सनल इंजॉय कर सकें। इतना ही है। और 2000 का अगर 2.57 निकालो तो 5200 आता है, 8000 का 2.57 निकालो तो 15500 होता है। लेकिन अब बताइए एमएनएस क्या है? कॉम्बैटेंट है? नहीं है। तो फिर उनको क्यों दी गई, किस आधार पर दी जाती है? अभी तो आप कह रहे थे कि स्पेशल डिस्टर्बेंस के आधार पर जैसे आपको 1973 से मिलते आया, तो क्या एमएनएस की रैंक पे थी? नहीं थी, फिर उनको क्यों दिया? आपकी तो चलो थी, तो बराबर क्यों नहीं है? उसके सारे संदर्भ कोर्ट में, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, इसके भी सारे संदर्भ दिए हुए हैं। ओआरपी एवरेज बेसिस सबको दे दिया आपने। सर कैसे? सबकी नौकरी एवरेज 57 साल क्यों नहीं है सेना में? तब एवरेज मान लेता मैं उसे, जितनी आपकी एवरेज 57 से 60 क्या हमारी है? हमारी मिनिमम 15 से 30 है, तो फिर हम एवरेज कैसे हो गए? हमारी लेंथ ऑफ सर्विस छोटी नहीं है। दूसरा, टाइम स्केल प्रमोशन अब्लिक एमएसपी हमारे 8 16 24 है। आपको जो देते हैं वो 2 6 13 है। मिनिमम सर्विस से पहले ही आपका पेमेंट चेंज हो जाता है। हमारा मैक्सिमम में 24 साल में जवानों का जैसे उसका पेमेंट जब हवलदार जी का चेंज होता है, वहां पर मिलता क्या है उसे? मात्र 800 रुपये। तो क्या अपने पे तक पहुंचा? 57,500 हवलदार की पे होती है, 44,900 तीसरी एमएसपी के पास होता है, जबकि 20वें साल में आप 1,43,000 पकड़ लेते हैं। मेजर साहब के टोटल वेतन आखिरी इंक्रीजमेंट 1,36,000 ही है। तो आप मैक्सिमम हैं, झूठ मत बोलिए। मिनिमम हम हैं, जिनकी सर्विस भी मिनिमम है, और हर यूनिट में हर 24 साल में नायब सूबेदार 22 साल में नहीं बनेगा, किसी में 26 में बनेगा, किसी में 20 में बनेगा। इसलिए ये फैक्टर भी हमने कहा था कि मैक्सिमम इन 3 फोर्सेस विथ रैंक वेटेज दो। आगे था विडोज पेंशन, आप कहते हैं कि ये परसेंटेज बेसिस है। हमें परसेंटेज बेसिस नहीं, हमें उसका प्रोटेक्टिव स्लैब बढ़ाने की बात की थी जो 9000 है। हम लोगों ने कहा था, सैन्य संगठन जो अच्छी डिमांड रखते हैं उन्होंने कहा था कि कम से कम सिपाही का बेसिक पेंशन के बराबर, या फिर जो भारत सरकार का न्यूनतम वेतन 18,000 है उस पर प्रोटेक्ट कीजिए उसको। उसकी बात हो रही है, परसेंटेज की बात नहीं हो रही है। कम से कम उसे बढ़ाना था। इक्वल डिसेबिलिटी आप कहते हैं परसेंटेज बेसिस है, जिसका 1 लाख पेमेंट होगी उनका 100% 2 लाख हो गया, और जिसकी 20,000 होगी तो उसका 40,000 हुआ, दोनों मिला के। तो फिर इक्वल कहाँ से हुआ ये? परसेंटेज इक्वल होने से बेनिफिट इक्वल नहीं हो जाता। समानता बनाए रखने के लिए दोनों को 1 रुपया दो, लेकिन दोनों को दो, ये कहा था। रिजर्व्ड के लिए सर्विस पेंशन के बराबर पेंशन, ये तो भारत सरकार को भी देखना चाहिए। रह ही कितने रखे हैं? जिसने 71 और 65 की जंग लड़ी होगी, 18 20 25 साल का वो नौजवान होगा तो उसकी उम्र आज क्या होगी? 70 के पार। कितना जिएगा वो? आज़ाद हिंद फौज वाले हैं ही कितने, उनको भी तो देते हैं काफ़ी सारा। इससे कोई बोझ नहीं पड़ने वाला था, दे देना चाहिए था। एक अच्छी मानसिकता मानी जाती कि युद्ध विजेताओं का सम्मान हुआ। उन्हीं का फिर है रैंक वेटेज। रैंक वेटेज आप कहते हैं कि 33 साल सर्विस का फॉर्मूला पहले था, यानी कि कोई 25 में रिटायर हो रहा है, जैसे हवलदार जी 24 में हो रहा है, तो उसका रैंक वेटेज 33 को मिला के 10 साल 12 साल जो होते हैं, वहाँ पर 8 साल उसको 8 5 13, हाँ 8 साल, तो वो गुणा गया, वो फैक्टर था जिसे आपने समाप्त कर दिया ये बोल के कि आपको पैरामिलिट्री फोर्सेज में भेजा जाएगा। क्या हम गए? लेटरल एक्सपेंशन हुआ,
नहीं हुआ। फिर दूसरा आपने वो MACP एक स्पेशल ऐसा टूल है जो रनिंग पीरियड में आपको उच्चतम मान तक ले जाएगा, इसलिए आप लास्ट ड्रॉन के 50% सबके लिए, जिनका लास्ट ड्रॉन का 50% है वो लास्ट तक जाते भी हैं। मैं सूबेदार, मेरा बेसिक 88,000 है, मैं 52,000 पर रिटायर क्यों हुआ? क्या MACP टूल ने हमारे लिए कुछ काम किया? क्या हमारी लेंथ ऑफ सर्विस इस प्रकार की है? तो फिर 50% हमारा कैसे पेंशन हो सकती है, ये देखना चाहिए था। और इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए ORP में एक बेहतर फैक्टर दिया नहीं जा सकता था क्या? आगे रैंक वेटेज की बात करी, लिंक के बाद लेटरल एक्सपेंशन हो गया है। बेनिफिट ऑफ MSP 2006 से पहले वालों को भी कैसे मिल सकता, जो प्रेजेंट थे उन्हीं को देंगे, अच्छी बात है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जो OROP में सबको बराबरी पर बैच वाइज लाया जाएगा, तो 2016 से बाद के बैच वाले को ईमानदारी से अगर अच्छे बेनिफिट स्केल पर रखा जाता तो 2006 से पहले वाला भी धीरे धीरे ऊपर ही तो आ रहा था, अप्रत्यक्ष रूप से सारे फायदे मिल ही तो जाते उसको। ये भी कोई बात नहीं हुई। OMGC की रिपोर्ट को आप बोल रहे थे अंडर एग्जामिनेशन है, चलो मानते हैं कि अंडर एग्जामिनेशन है, कि देखते हैं क्या दोगे आप उसके बदले। और 1965 और 71 वालों को अवार्ड ग्रांट कोई स्पेशल पैसा बेनिफिट का कोई रूल नहीं है, रही कितने रहे हैं साहब, कम से कम सर्विस पेंशन सिपाही के बराबर भी कर देंगे तो भी तो राहत ही होगी। तो ये वो MOD के जवाब थे जिनके संदर्भ में मैंने कुछ चीज़ें रखी हैं और उनको मैं फ़ोटो सहित लगा के दूंगा। इतनी सारी चीज़ें कलेक्ट कर रखी हैं और एक एक पेज में ये सब कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, लोगों के समझ में भी नहीं आता है। लेकिन कृपा करके इस प्रकार के बेढंगे फैक्टर्स देके बेढंगे सवाल करके दिशा को भ्रमित ना करें। यदि आपको नहीं मालूम है तो चुपचाप किसी और संगठनों का साथ दें, संख्या बल बढ़ाएं, बताने वाले अपने आप जाते हैं। आप लोगों के दिशा भंग की वजह से ऐसे टेढ़े मेढ़े प्रश्न और उत्तर और अच्छी खुराक मिली MOD को, तब उन्होंने ये जवाब दिया। हमारे ग्रेड का आज तक जवाब नहीं दिया। मैंने कहा था 5th पे कमीशन में लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट को रिमूव करके लेफ्टिनेंट बनाया गया, नायब सूबेदार अपग्रेड क्यों नहीं हुआ? क्यों उसका कोई प्रोटोकॉल नहीं है? पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, बॉर्डर पे BSF के साथ और CICT में कहीं भी कोई जवाब नहीं मिला साहब। उसी प्रकार से अन्य जो ये 8 पास सैनिक क्यों है, कोई जवाब दे दे मुझे। इंटरमीडिएट क्यों नहीं किया आपने? एफिलेटेड क्यों नहीं है ट्रेनिंग सेंटर? और JCO नॉन गजेटेड किस राजपत्र में लिखा हुआ है जो आपने 7/1935 में उसे नॉन गजेटेड किया? इन प्रश्नों का उत्तर दीजिए साहब, जवाब इनका मांगा जाएगा, इनका नहीं जो ये गोलमोल जवाब है। ये जिसने दिया ये जवाब उसके लिए फिट है। और इसलिए सभी सैन्य संगठनों को, सभी जवानों को, सभी भूतपूर्व सैनिकों को आगाह करता हूं कि साथ किसका देना चाहिए। इसलिए मेरी जो अपनी या किसी दलों की जो आइडियोलॉजी है कि आप 23 तारीख को तिरंगा यात्रा निकालें और 6 अगस्त को बहुत बड़ी संख्या बल के साथ रामलला ग्राउंड में जाएं और हम इसी प्रकार के प्रश्न और इसी प्रकार का उत्तर सरकार के आगे रखेंगे जिसका जवाब देना बहुत मुश्किल होगा। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।